Hello, Assalamu alaikum and welcome to mechatronics session, mechatronics online session. अच्छा प्रीवियसली हमने रोबोटिक्स डिस्कस कर रहे थे। रोबोटिक्स के अंदर हमने रोटेशन वेक्टर जो था वो या रोटेशन मैट्रिक्स जो था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। फर्दर अब आज हम चलेंगे टुवर्ड्स द रोटेशन टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स कह रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको प्रीवियसली रोटेशन वेक्टर जो था, रोटेशन वेक्टर पहले आपने कैसे निकाला? तो रोटेशन आपने वेक्टर निकाला था अगर मेरे पास ये जॉइंट्स हों यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास लिंक्स अटैच्ड हों, तो हमारे पास क्या होता था कि ये मेरे को जीरो फ्रेम में, ये हमारा वन फ्रेम में है, तो हम क्या करते थे जीरो और जीरो वन यानी कि जीरो से वन फ्रेम में, ठीक है, वो हम निकाला करते थे। और वो कोई भी होता था, डिपेंड करता था कि वो अलोंग एक्स है या अलोंग वाई है या अलोंग जी है। तो वो देखते थे कि वो तीन मैट्रिसेस होते थे, वो हम बना लिया करते थे। ठीक है, आर एक्स होती थी या आर वाई होता था या आर जी होता था। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको एक फाइनल रिड्यूशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और भी फ्रेम हो, हमें एक और भी फ्रेम हो और हमारे पास सेकंड फ्रेम हो, तो हम क्या करते थे, आर जो है ना कि टू और जीरो से फ्रेम तक हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो हम फिर निकाल लिया करते थे, और वो हमारे पास आती थी आर जीरो वन आर वन टू, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता था। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम जो था ना वो अपने रोटेशंस निकाला करते थे। आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात और फिर आगे फर्दर देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ नई टेक्निक्स हैं, क्या हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपके पास फर्ज करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेरे पास एक जॉइंट है और यहाँ से मेरे पास जॉइंट जो है वो एक और जॉइंट के साथ अटैच है। ये एक और जॉइंट के साथ, फिर उसके बाद एक और जॉइंट के साथ यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना मुख्तलिफ सिनेरियो होता है। अभी हमारे पास फर्ज करें A1 है, A3 है, इस तरह है हमारे पास, कोई भी A0 है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना वो हमेशा हमेशा किस तरह होता है, वो हमेशा थ्री रोज एंड वन कॉलम के साथ होता है। यानी कि थ्री रोज ऐसे होगा हमारे पास और वन कॉलम होगा। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास इधर जो होगा फर्स्ट में वो होगा हमारे पास एक्स एन एम, यानी कि nth हमारे पास और m तक। ठीक है, जो हम प्रीवियसली भी हम यूज करते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/1 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो में वो है जी हमारे पास एक्स एन एम। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड में वाई एन एम। ठीक है, और फिर थर्ड में आ जाएगा जी एन एम। ठीक है, यानी कि फर्ज करें ये मेरे पास जीरो फ्रेम है, ये मेरा वन टू फ्रेम है, ये मेरे पास टू सेकंड फ्रेम है। तो हमारे पास जो डी जीरो वन होगा वो आप देखेंगे कि वो कैसे है, किस में है, एक्स में है, वाई में है, जी में है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि तुमने यहाँ पे कैसे बनाया हुआ है, यानी कि जी है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे हमारे पास वाई है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा जो हमारे पास यूं समझ लें प्लेस है वो एक्स एन एम की है या वाई एन एम की है या जेड एन एम की है, कहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं यहाँ से यहाँ पे देखूं, तो इसमें देखो यहाँ से ये चीज जो है, ये चीज ये मेरे पास है जी यहाँ पे किस में, जी में, अलोंग जी है ना, अबव है, तो यहाँ पे हम ए नोट लिख देंगे। इस तरीके से वाई एन एम देखेंगे और एक्स एन एम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ए वन और यहाँ पे जीरो आ जाना चाहिए, जीरो से वन फ्रेम तक। ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि ऐसे हमारे पास इस केस में अगर हम यूं करें तो हमारे पास ना समटाइम्स ये होता है कि अगला जो लिंक होता है ना वो एक तरह के रोटेट हुआ हुआ होता है, रोटेट हुआ हुआ होता है। तो ये जो हमारे पास प्लेस होती है ये हो सकता है कहीं और चली जाए। यानी कि फर्ज करें अब जैसे ये है मेरे पास, अब ये जब अगर रोटेशन करे ऐसे करके, रोटेशन करके ऐसे करे, तो ये हमारे पास अलोंग अगर जी हो तो एक्स इधर चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा और जी समहाउ इधर चला जाएगा। ठीक है, जी इधर चला जाएगा अगर रोटेट कर रहे हैं हम इसको ऐसे। ठीक है, थ्रू सम सर्टेन डिग्रीज एंगल्स कुछ भी। तो अब इस सूरत हाल में डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो इस तरह नहीं निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्मेशन में निकालना इज अ डिफिकल्ट जॉब। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, इसको हम देखते हैं फ्रॉम द टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू से देखा जाता है और उसमें फिर अंदाजा होता है कि एक्चुअली वो जो लिंक है वो एक्चुअली कहाँ पर रिजाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसमें उस सूरत हाल में फिर हम वो लिंक्स जो निकाला करते हैं
वो हम फिर एक तरह का यूं समझ लें कि जब अगर फर्ज करें ये रोटेट हो जाए, ये वाली हमारे जॉइंट्स रोटेट हुए में हो, फर्ज करें मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ऐसे रोटेट कर देता हूँ, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अब वो एक्सिस जो है वो चेंज हो गया। अगर आप टॉप व्यू से देख रहे हैं तब आपको अंदाजा लगाना आसान होगा। तब अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको फर्ज करें अगर मैं ये ऐसे बना रहा हूँ, तो आपको इस जॉइंट का, ये जो हमारे पास जीरोथ फ्रेम में एक जॉइंट है, ये जो हमारे पास जीरोथ फ्रेम का ये वाला जॉइंट है, इसमें आपको ऊपर जो नजर आएगा ना वो जो जी होगा वो एक डॉट नजर आएगा, ठीक है, ऐसे एक डॉट नजर आएगा। और उसके बाद जो ए नॉट है मेरे पास बेसिकली, ठीक है, ए नॉट जो है वो बेसिकली ऐसे नजर आएगा, ठीक है। और फिर आप आगे चलें अगर फर्दर, ठीक है, ये वाला लिंक देखने की करें का कोशिश करें, अगर ये इस तरह हुआ है तो ये आएगा सम सॉर्ट सम हाउ इधर इधर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये जो लिंक्स है ना, अब इसको हम फिर किस तरह निकाला करते हैं, इसको हम फिर ये किस तरह निकाला करते हैं, हम फिर इसको या बता देंगे कि कितने एंगल पे रोटेट हुआ है। और जिस तरह आप अपनी चीजें अपने एक कंपोनेंट्स निकाला करते थे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो उस तरीके से आप निकालेंगे तो ये जो चीज होगी, ये जो चीज होगी या इसमें जो ये वाली चीज होगी वो फिर सम सॉर्ट ऑफ ए कोसाइन थीटा और इस तरह करके आएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली आपके एक्स वाई जी में होगा, ठीक है। यानी कि ये देखें जैसे कि ये है ना A1 है ना, अब ये A1 ऊपर जा चुका होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे A1 जा चुका होगा, तो ये वाला बन जाएगा A1 cos थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे बन जाएगा जी A1 sin थीटा, ठीक है, इस वाले लिंक में। तो ये अब आपने अब ये ओरिजिनलिटी है बेसिकली जो ये वाले हमारे पास है। तो अब आपने ये देखना है कि अभी किधर किधर हमारे पास इसके एक्स में कौन सा कंपोनेंट है, वाई में कौन सा और जी में कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है ना डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो प्रॉपर निकलेगा। बात आ गई समझ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास तरीका होता है डी डिस्प्लेसमेंट का तरीका जो होता है, ये हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक्स इनके कंपोनेंट्स निकाल के और वाई कंपोनेंट्स जो है वो निकाल के। अब जिस तरह तुम्हें याद होगा कि एक हम रोटेशन मैट्रिक्स निकाला करते थे जो कि एक इनिशियल फ्रेम से नेक्स्ट आखिरी फ्रेम तक जाता है। जैसे कि हम ये फर्ज करो हम ये जीरो इस तरह हम लिखा करते थे कि जी 0 1 है तो वो बन जाएगा आई इस तरह करके ना। यानी कि रोटेशन जो है, एक आप रोटेशन निकालेंगे 0 1 से, फिर 1 2 से, फिर उसके बाद जो है ना उन दोनों की रोटेशन को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और पास फाइनल रोटेशन बन जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं फ्रॉम एक वन फ्रेम से अनदर फ्रेम, वो अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ, अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ तो वो बराबर नहीं होते, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? वो इस तरह लिखना चाहूँ तो वो इस तरह बराबर नहीं होते, सॉरी, इसमें करेक्शन कर लें कि ये R20 है, ये एक मिनट, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ पे मेरे पास 0 2 है, यानी कि 0 से 2 सेकंड फ्रेम तक, और मेरे ख्याल शायद पीछे भी हमने ऐसे ही किया है। हाँ, इधर भी आप ठीक कर लें, ठीक है। लेट मी लेट मी करेक्ट दैट वन, ये R02 है, ठीक है। तो ये जो है ना मेरे पास, ये कभी भी इक्वल नहीं होता इस तरह के फॉर्मेशन में, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 निकाले में 1 2 निकाले, वो कभी भी इस तरह इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि फिर जो होती है हमारे पास वो डिफिकल्टी राइज होती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट D02, ठीक है। फिर हमें उसके लिए और कोई तरीका नहीं है, तो हमने ये और हमारे पास जो एक तरीका है वो हम डिस्कस करते हैं, वो इज अ शॉर्टकट मेथड, वो बड़ा इफेक्टिव मेथड है इन फाइंडिंग द रोबोटिक्स लिंक्स, और उनके कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस फॉर्मेशन में R02 तो ये तो कन्वर्ट हो इस तरह हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, ठीक होगी बात, पहली बात। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक चीज है वो है जी इसमें वन सेकेंड, ओके जी। अच्छा, तो इसमें फर्दर जो है जो चीज़ है जिसके अंदर हम एक और टर्मिनोलॉजी जो है ना वो एक और डेफिनेशन बताने लगे हैं आपको, और उसमें ये है कि
उसका जो टर्म है, जो जो एक फेमस हम टर्म 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 यूज करते हैं, वो होता है हमारे पास होमोजीनियस होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं। तो फर्दर हम इसको होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म, ऐसे ये बेसिकली होता क्या है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास होता क्या है बेसिकली, अच्छा, इसके अंदर इसको हम शो करते हैं एच एंड एम से। ठीक है, और ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इधर आता है हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स, और इधर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और 0 0 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर ना हमारे पास ये जो इधर होता है ना, ये हमारे पास 3 होते हैं, यानी कि 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम्स होते हैं इधर मेरे पास, और यहाँ से जो होता है मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रोज जो है ना हमारे पास बनती हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम्स इसके आर एन एम के। ठीक है, बिकॉज ये जो होता है ना, ये 3 हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पे 3 का बन रहा होता है। ठीक है, 3 हमारे पास उसके वो होते हैं, और इधर ये जो होता है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास कितने का होता है, हमारे पास 3 रोज एंड 1 कॉलम का होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे 1 होता है। तो इस तरह ये चीजें जो है ना वो हमारे पास चल रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3, और इधर से हमारे पास ये एक इसके नीचे होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के नीचे होगा, मैट्रिक्स के नीचे। ठीक है, तो आपको होमोजेनियस जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, एच एंड एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ जो भी उसकी वो होगी, जिस फ्रेम से, ये फ्रेम है बेसिकली जिस फ्रेम से आपने जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जीरोज होंगे, और हमारे पास 3 कॉलम्स और 3 इंटू 1 का, यहाँ पे ये 3 इंटू 1 का डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको अगर आप 3 इंटू 1 कह लें तो वो एक्स वाई जी एक तो आ जाएगा, इसको आप नेगेट कर दें, अगर ये होगा तो फिर ये हमारे पास 4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर वो चीज़ ऐड हो जाती है, तो इसलिए इसको 4 इंटू 1 का कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये 4 इंटू 1 का होगा, ये 4 इंटू 1 का मैट्रिक्स होगा। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से ये कितने का होगा, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, 4 इंटू 3 का होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा ये 4 इंटू 3 का होगा। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ये इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली एक ही मैट्रिक्स के अंदर दोनों चीजें शो कर देता है, रोटेशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये आपकी चीजें जो है वो चल रही होंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स जो है, ये आप उस रोटेशन मैट्रिक्स आप निकालेंगे, और जो भी होगा 0 0 1 या जैसे भी होगा ये चीज़। ठीक है, तो आप उसमें वो निकाल के तो वो आप इसमें से बना लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, एक थोड़ा सा। तो हमारे पास ये जो चीज़ है इसके अंदर एक तो रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला आर एन एम। ठीक है, और एक आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, वो आ जाएगा हमारे पास टी एन और एम। अच्छा, इसमें होगा कि फर्ज करें मैं अगर आपको कहता हूँ कि एच ये हमारे पास 0 से 1 तक जो है वो आप लेके जाना है, या ऐसा करें बल्कि 0 से 1 यूं होता है। ठीक है, 0 से 1 तक अगर आपने उसको लेके जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो
इधर से रोटेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, वो डिपेंड करता है को कहाँ कहाँ पहले अगर वो x में हुआ है फिर y में हुआ है, तो आप क्या करेंगे पहले इसमें यानी कि 0 1 तक जो हुआ है वो आप पहले इस rm में इधर लिख देंगे, ठीक है। वो जो आपको मैट्रिक्स बना के दिखाया था मैंने, cos थीटा sin थीटा या जो भी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो था इस जगह पे आप डिस्प्ले ये हमारे पास कितने बाय कितने का होगा, ये हमारे पास 3 by 3 का होगा, ठीक है। अब 3 by 3 का रोटेशन मैट्रिक्स आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो आपका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है वो इस 0 से 1 के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से फिर जब ये पूरा लिख देंगे तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे और ये 1 आ जाएगा कि ये इस मैट्रिक्स की डोमेन होती है। ये जो है ना ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में ये आखिरी मैट्रिक्स काफी अहम कामिल होता है, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे जब आप इसकी फर्दर स्टडीज करेंगे, तो ये मैट्रिक्स भी इट्स वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स ऑफ द मैनिपुलेटर्स, ठीक है। उसमें फिर वो आप देखेंगे। अब बहरहाल लेकिन ये है कि ये जो होगा हमारे पास ये डी इस जगह पे डी एन एम होगा और 3 रोज और 1 कॉलम के साथ होगा, ये ऐड हो जाएगा तो ये फिर 4 into 3 का बन जाएगा और ये फिर 4 into 1 का बन जाएगा। बात समझ आ गई आपको? तो कहने का मकसद ये है, ये इस तरह हम जो है अपनी चीजें जो है वो बनाते हैं रोबोटिक्स में, अपनी होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस बनाते हैं जिसमें आपका दोनों इफेक्ट आते हैं बेसिकली। यानी कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर जो चीज मूव कर रही है तो उसका इफेक्ट टोटल यानी कि रोटेशन का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, तो हम इस होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं। याद रहे कि रोटेशंस जो है वो हम एक्युमुलेटिव निकाल सकते हैं, यानी कि R02 तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, यानी कि 0 से 2 तक फ्रेम तक, तो वो हमने कैसे निकाला था, हमने यहाँ से 0 1 किया था और फिर 1 2 कर दिया था, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते थे लेकिन ये हम नहीं निकाल पा रहे, ये हम नहीं निकाल पा रहे, ये हम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ही हम डाल के तो हम टोटल इफेक्ट जो है वो एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द होमोजेनियस मैट्रिक्स, जिसमें आप रोटेशन भी आएगी एंड साथ ट्रांसलेशन या डिस्प्लेसमेंट भी आएगी। बात आ गई समझ? ये तो था एक तरीका जिसके थ्रू हम अपने रोटेशंस वगैरह जो है वो निकाल सकते हैं। मसला ये है कि इस तरीके से इट्स बीन रियली डिफिकल्ट और टू अंडरस्टैंड टू सी द फिजिकल इफेक्ट्स कि भाई वो इस वक्त किस पोजीशन पे है, रोटेशन पे है, कहाँ है, ठीक है, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया रोबोटिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं डेनाविट हार्टनबर्ग मेथड्स, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DH पैरामीटर्स या DH मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। DH पैरामीटर या पैरामीटर मेथड्स भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको हम असाइन करते हैं डिफरेंट थीटाज और डिफरेंट एंगल्स, और उसके मुताबिक फिर जो है हम अपनी फाइनल कैलकुलेशंस करते हैं और फाइनली पहुंचना हमने उसी होमोजेनियस मैट्रिक्स पे ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना रूल्स हैं कुछ, ठीक है, वो मैं आपको रूल्स पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाकायदा, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहला रूल जो है वो हमारे पास वो ये है कि आपने असाइन करने हैं फ्रेम्स, ठीक है। असाइन फ्रेम्स अकॉर्डिंग असाइन फ्रेम्स करने हैं, असाइन फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू द DH रूल्स अकॉर्डिंग टू द DH रूल्स के मुताबिक आपने फ्रेम असाइन करना है। ये अभी ये जो है ना, ये यूं समझ लें कि एक बड़ा कमरा है, उसका अभी मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम छोटे छोटे अंदर ब्लॉक्स जो होंगे उनके भी अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो इट्स साथ साथ रहिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्रिएट द DH पैरामीटर टेबल, ठीक है। DH पैरामीटर टेबल ये आपने क्रिएट करना है। नंबर थर्ड जो रूल है उसमें आपने क्या करना होता है, प्लग द टेबल वैल्यूज इनटू द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। HTM लिख रहा हूँ, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले आपने फ्रेम्स असाइन करने हैं, उसके बाद आपने DH पैरामीटर क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, और फिर आपने वैल्यूज को क्या कर देना है होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में और मल्टीप्लाई मैट्रिक्सेस टुगेदर,
ठीक है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्सेस टुगेदर, मतलब क्या है कि अगर आप जिस तरह H01 H10 H20 इस तरह निकाली जा रहे हैं तो वो सारों को एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक इनिशियल फ्रेम से फाइनल फ्रेम तक वो सारा ऐड कर देगा, वो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई मैट्रिसेस टुगेदर, ठीक है। ये इसके जी 4 रूल हो गए। अब फर्दर 1 के मजीद रूल्स होंगे, फिर 2 के भी मजीद रूल होंगे, 3 के भी इस तरह, फिर 3 4 तो वैसे सेम है, मतलब पुराने हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं वो किस तरह आपने करना है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा कभी वैल्यूज बता के कि किस तरह आपने पुट करनी है होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो पहले असाइन फ्रेम्स, इसके भी रूल्स हैं, ये कैसे करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये यूं समझ लें कि चलें यूं समझ लें कि दीज आर स्टेप्स, ठीक है, इसको मैं चलो स्टेप्स कह देता हूँ, और रूल्स हम अब आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप करने के क्या रूल्स हैं, सेकंड को करने के क्या रूल्स हैं, ये हम आज फिर थोड़ा सा मजीद आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हमारे पास हैं फॉर असाइनिंग फ्रेम्स को असाइन करने के लिए पहले जो है हमारे पास वो भी रूल्स हैं। अच्छा, पहला जो रूल है इंपॉर्टेंट, कि z एक्सिस जो है, z एक्सिस is in the direction of joint का जो एक्सिस होगा वहां पे आपने z एक्सिस को बनाना है, यानी कि फर्ज करें मैं जैसे ये ज्वाइंट एक बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ज्वाइंट बना दिया, इसका एक्सिस क्या है जी, ये एक्सिस है इसका, तो ये जो होगा मेरे पास ये z एक्सिस इसका होगा, सॉरी सेंटर में नहीं बना, इसको दोबारा देख लो, इसको सेंटर में नहीं बना, इसको मैं दोबारा इसमें बना देता हूँ, ये जो होगा दिस विल बी, ये सेंटर में होगा बिल्कुल एग्जैक्टली इसका सेंटर, तो ये हमारे पास इधर z एक्सिस होगा। तो पहला z एक्सिस आपने इस तरह जनरेट करना है, फर्ज करें अब ये, लेकिन ये है कि हमेशा ये ऐसा नहीं होगा, ये ज्वाइंट जो है वो मेरे पास एक ऐसे भी बना हुआ है, ठीक है, विद सम सर्टेन एंगल है, तो अब इसका कौन सा एक्सिस है, ये है, तो आपने z इधर बनाना है, बात आ रही है समझ के नहीं, ठीक है, तो ये आपका z एक्सिस। अब एक और पोजीशन होती है, मैं कहता हूँ जी ये पोजीशन है, ये जी इन्वर्टेड हुआ पड़ा, अब इसका एक्सिस जो ये है, तो आपने ये एक्सिस बनाना है। हाँ, अब ये है कि ये डायरेक्शन आगे पीछे हो सकती है, यानी कि या तो यूं हो सकता है या वो यूं हो सकता है नीचे की तरफ, या वो यूं हो सकता है या फिर यूं हो सकता है, या फिर यूं हो सकता है या फिर यूं हो सकता है, ठीक है। ये बाद की कहानी है, इसको इसको नेक्स्ट रूल्स के साथ जोड़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन होगा कैसे। लेकिन बहरहाल ये है कि ये z एक्सिस होगा, तो वैसे मेजरली जो कन्वेंशन यही है कि जो ये इसकी जो है ना फ्रंट साइड होती है, मतलब टॉप जो सामने से नजर आ रही होती है, तो यहाँ से ही z एक्सिस निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन चलें आगे देख लेते हैं, फर्दर और भी रूल को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड रूल क्या है जी मेरा असाइनिंग फ्रेम से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपने ये जहन में रखना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, ठीक है। दूसरा है कि एक्स एक्सिस जो है वो इज परपेंडिकुलर, एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ zn एंड zn-1, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होना चाहिए टू बोथ zn एंड zn-1, ठीक हो की बात, यानी कि फर्ज करें, इसको भी हम चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें ये करते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास एक ज्वाइंट है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ना ये एक हमारे पास एक और ज्वाइंट है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ zn और zn-1, यानी कि फर्ज करें ये जो है ना ये मेरे पास ये 0th फ्रेम है, और ये जो है ना सॉरी और ये हमारे पास 1 फ्रेम है। तो अब हमने क्या किया, ये सिर्फ मैंने एलोकेट किया, मैं 0 1 समझने चले, ज्वाइंट कहने हैं आप, 0 ज्वाइंट एंड 1 ज्वाइंट कहने हैं आप, ठीक है। तो अब मेरे पास ये पहले रूल के मुताबिक तो z ऐसे बनना चाहिए, और इसका जो है वो सेंटर से ये z ऐसे बनना चाहिए। अब x जो होगा वो परपेंडिकुलर हो किसके जी, इसके भी और इसके भी, टू बोथ zn and zn। चलो पहले इसको पहले देखें ना, इस वाले एक्सिस का कैसे बनना चाहिए, इसका तो ऐसे बनना चाहिए x एक्सिस, ठीक है जी, या फिर दूसरी तरफ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं इस तरफ इसलिए बनाते हैं ताकि ये इसी तरफ ही ज्वाइंट जा रहे हैं ना, इस तरफ नहीं है ज्वाइंट फिलहाल, तो x एक्सिस इस तरफ हो जाएगा। अब इसके और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना चाहिए कि इसमें देखें, अगर तो इसके लिहाज देखा जाए तो ये हमारे पास x एक्सिस बन जाता है, सही है बात, इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा एक्सिस बन जाता है, लेकिन ये तो फिर इसके पैरेलल हो गया, x axis is perpendicular to both zn and zn-1 unless and until ये कोई जो है ना हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और रोटेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये x एक्सिस इस टू बोथ zn and zn-1, यानी कि इसका भी और इसका भी देखें,
जी एन और जी, ये हमारे पास जी एन माइनस वन आ गया, ये हमारे पास जी एन आ गया। ठीक है, तो इसके और इसके बहुत परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स एक्सिस। सही है बात? ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास देखें, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये हमने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो एक और ऑप्शन भी होती है हमारे पास, अगर तो ये इन दोनों के हो, वो ये होती है कि ये इस तरह हमारे पास एक्स एक्सिस पड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह हमारे पड़ा हो, ताकि वो हम एक्सटेंड करेंगे तो वो इवेंचुअली हमारे पास जाके परपेंडिकुलर इन दोनों के बन जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो दोनों के होगा जब, तो फिर हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। ये हमारा एक्सिस है, और इसको फिर आप डिक्लेयर कर देंगे वाई एक्सिस टू, बिकॉज के इसमें राइट हैंड रूल होता है इन्वॉल्व। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको आगे भी देख लेते हैं इसका अगर रूल्स में क्या है। ठीक है, तो थर्ड रूल है हमारे पास, y एक्सिस शुड फॉलो द राइट हैंड रूल। ठीक है जी, y एक्सिस थर्ड का जो है, y एक्सिस शुड फॉलो द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब इस केस में जब इस तरह की होगी, तो ये x एक्सिस तो फिर अब नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, अब ये x एक्सिस तो नहीं है, बिकॉज कि ये दोनों को तो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। तो अब आपने क्या किया, कि अब आपने इसको फिर y एक्सिस डिक्लेयर कर लिया, तो इसको भी मेरे पास y एक्सिस डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिर x इस तरह बन जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एक मैंने लिंक बना दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना कलरफुल कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए हाउ एक्चुअली इट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, ये एक्चुअली हो कैसा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये हमारे पास ये ऐसे, और ये हमारे पास जी हो गया। मैं यहाँ से कलर स्कीम ज़रा चेंज करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, और आप फिर इसको ज़रा जो है ना वो देख लेंगे कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने जो बनाया था ना, ये मैंने एक्स बनाया था। ठीक है, और इधर से भी जो ये होगा मेरे पास, इसको एक्स बनाया था मैंने। ठीक है, और यहाँ से जो है दिस इज बेसिकली वाई, और ये जो है मेरे पास ये वाई बनाया था मैंने। तो वो वाई जो होगा वो इसके राइट हैंड रूल के मुताबिक हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था राइट हैंड रूल किस तरह होता है। जो आपका थंब होता है दैट इंडिकेट्स जी एक्सिस बेसिकली। ठीक है, और जो एक्स होता है, अब नॉर्मली अब इसमें हमने थंब बेसिकली उसको जी डिक्लेयर करें। ठीक है, जो आपका जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर इज बेसिकली पॉइंटेड टुवर्ड्स एक्स, और जो मिडिल फिंगर होती है वो पॉइंटेड टुवर्ड्स द वाई। ठीक है, तो अब आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा वो किस तरह बना रहा है। ठीक है, तो वाई बेसिकली टुवर्ड्स बाहर की तरफ होगा। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो इसकी होनी चाहिए। ठीक है जी, फोर्थ देखें जी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ ये पॉइंट ये कहता है मेरा कि द एक्स एंड एक्सिस मस्ट इंटरसेक्ट द जी एन माइनस वन एक्सिस। ठीक है जी, तो फोर्थ पॉइंट मेरे पास जो आ गया, सॉरी, फोर्थ पॉइंट मेरे पास जो आ गया यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया, द एक्स एंड एक्सिस मस्ट इंटरसेक्ट द जी एन माइनस वन एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो इसका आपने एक्सिस ड्रॉ किया है एक्स एन का, ठीक है, ये जो एक्सिस बना ड्रॉ किया, ये मस्ट इंटरसेक्ट जेड एन माइनस वन एक्सिस। ठीक है, ये इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, इसको जी एन माइनस वन को, इसको तो ये ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह इसको डिनोट करना है, बनाना है। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा जरा ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारे पास देखो ऐसे है ना। अब ये मेरे पास अगर फर्ज करो ऐसे हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास एंड इफेक्टर है, आखिर में एंड इफेक्टर है। तो याद रखना, जो एंड इफेक्टर का असाइन होता है, यानी कि ये बेसिकली 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो एंड इफेक्टर के जो एक्सिस बनते हैं ना, एंड इफेक्टर के, वो वही बनेंगे जो कि आपके उससे पिछले वाले ज्वाइंट के बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर फर्ज करो ये मेरे पास एक जी बन गया। ठीक है जी, जी एन माइनस वन, ये मेरे पास बन गया जी जी एन। ठीक है, अब ये एक्सिस ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दें, और जो है मेरे पास
ये जो है मेरे पास बन गया xn माइनस 1, और यहां से मेरे पास जो बन गया वो बन गया जी xn हमारे पास बन गया, ठीक है। ये इस तरह आ गया और ये हमारे पास y बन गया और ये भी हमारे पास y बन गया, ठीक है, yn माइनस 1 और ये हमारे पास yn। अब इसका ये जो हमारे पास एंड पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है ना फ्रेम की, वही हमारे पास 2 पे होगी यहाँ पे भी, ठीक है, यानी कि ये भी ऐसे ही होगा इस तरह करके। बात समझ आ गई है? तो ये एक ओवरऑल इसमें असाइनिंग द फ्रेम्स में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। जब आप असाइन कर लेंगे फ्रेम्स को, तब आपने सेकंड रूल के मुताबिक आपने अब क्रिएट करना है डी एच पैरामीटर टेबल, ठीक है। अब आपने पैरामीटर टेबल ड्रॉ करना है, और उसमें वो ड्रॉ कैसे करेंगे आप, ठीक है, वो आपने कैसे ड्रॉ करना है टेबल। अब आपने ड्रॉ करना है डी एच पैरामीटर टेबल होता है ये। इसको अब मैं एग्जांपल भी करूंगा, डोंट वरी। अब आप सिर्फ रूल जरा देख लें एक दफा ना, रूल कहता है क्या। तो हमारे पास जो डी एच पैरामीटर टेबल है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये कुछ इस तरह का कंप्लीट टेबल बनता है। ठीक है, ये सीधे सीधे लाइन से थोड़ा टेढ़ी हो गई। तो अब इसमें जो रो नंबर होता है ना, बेसिकली जो रो नंबर आप बनाते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो होते हैं, फ्रेम को काउंट करें, फ्रेम नंबर माइनस 1, यानी कि अब इस केस में आप देखें कि फ्रेम्स कितने थे मेरे पास। ये पिछले वाले केस में ये 3 फ्रेम्स थे ना, तो अब आपके यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऐसे करके। सही होगी बात। ये एक तो कॉलम्स आर ऑलवेज द सेम, कॉलम्स कभी भी चेंज नहीं होते, बिकॉज कि हमारे पास इसमें जो पैरामीटर होते हैं ना वो कांस्टेंट रहते हैं। पैरामीटर को हम चेंज नहीं करते। पैरामीटर भी आ रहे हैं नेक्स्ट में, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ पैरामीटर क्या है। तो कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स विल ऑलवेज बी द सेम। एक 4 होते हैं यहाँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो कॉलम्स आर सेम, कॉलम्स को कभी भी चेंज नहीं किया जाता, कॉलम्स हमारा सेम रहती हैं। अब पैरामीटर्स की बात आती है, तो पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास, पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने, पैरामीटर जो होते हैं वो हमारे पास दो जो होते हैं विल बी ऑफ रोटेशंस। दो रोटेशंस के होते हैं, एक हम लेते हैं थीटा और एक हम लेते हैं अल्फा, ठीक है। ये दो हम इसमें सिंबल्स लेते हैं रोटेशंस के लिए, ठीक है। और दो जो होते हैं टू विल बी ऑफ ट्रांसलेशंस। दो जो होते हैं वो ट्रांसलेशंस के होते हैं, दो ट्रांसलेशंस के होते हैं, एक आर कहते हैं और एक उसको डी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इस तरह होता है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं वो रखने लगा हूं पैरामीटर डिक्लेरेशन, ठीक है। पैरामीटर को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। पैरामीटर डिक्लेरेशन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको ये स्टेप समझ आ जाता है ना, तो आपका टेबल जो है ना वो इजीली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटर डिक्लेरेशन यानी कि अब 2 जो है मेरे पास जो है ना वो रोटेशन में है, और 2 जो है वो ट्रांसलेशन में है। वो हम देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। ओके जी, तो अब जी इसमें आ जाए। पहले मैं बताने लगा हूं कि थीटा कैसे है, ठीक है। थीटा जो होगा ना वो हमारे पास रोटेशन अबाउट जी एन माइनस 1। ये रोटेशन होगा अबाउट जी एन माइनस 1। लेकिन इसमें एक बड़ा शॉर्टकट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने हमेशा ध्यान में रखना है। इस केस में आपने चेक जरूर करना है कि एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन डायरेक्शन, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन को आपने देखना है कि शुरू में जो ज्वाइंट है जिस पोजीशन पे है और जिस रोटेशन जिस एंगल पे है, और एक्स एन पे जिस एंगल पे है, वो आपने लाजमी चेक करना है। यानी कि आप फर्ज करें रोटेशन अबाउट जी एन माइनस 1 आपने देखना है, लेकिन किस चीज को चेक करते हुए देखना है, एक्स एन और एक्स एन माइनस 1 को। भाई इसमें देखो, इसमें कोई 180 पे शिफ्ट तो नहीं हुआ, कोई 90 पे शिफ्ट तो नहीं हुआ, 60 पे शिफ्ट तो नहीं हुआ, ये लाजमी देखना है। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा। अल्फा में हम क्या देखते हैं, रोटेशन अबाउट एक्स एन की रोटेशन देखते हैं। लेकिन इसमें भी चेक है। चेक क्या करना है जी आपने, चेक आपने ये करना है जेड एन माइनस 1 जेड एन डायरेक्शन, ठीक है। अब रोटेशन आपने एक्स एन की देखनी है अबाउट एक्स एन, ये याद रखनी है चीज हमेशा।
जब आपने ये थीटे के लिए zn-1 देखना है रोटेशन अबाउट, इस केस में आपने xn के अबाउट रोटेशन देखनी है, ठीक है, यानी कि xn की जो डायरेक्शन होगी ना, आपने वो उस पे अप्लाई करके देखना है कि बाकियों पे है कि नहीं है, उसकी डायरेक्शन के अबाउट देखना है आपने, ठीक है। लेकिन किसी को देखते हुए zn-1 और zn डायरेक्शन को देखते हुए, ये अल्फा होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी, एक होता है हमारे पास r, ये दो रोटेशन हो गए। अब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट कह लें, ट्रांसलेशन कह लें, डिस्टेंस कह लें, तो डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर n-1 टू n फ्रेम, ठीक है, n-1 सेंटर से लेकर n सेंटर तक अलोंग अलोंग xn डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई जी इसमें, ठीक है। डिस्टेंस आपने देखना है n-1 से n तक, यानी कि उन दोनों के पहले सेंटर देख लें, वहां से देखना है, और किसमें अलोंग xn डायरेक्शन, यानी कि अगली जो डायरेक्शन है उसके उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। और इधर आ गया d हमारे पास, तो d जो होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर n-1 टू n अलोंग अलोंग किसके अलोंग किसके zn-1 डायरेक्शन, ठीक है जी। बात ये इधर जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस कर ली, कि इसको दोबारा रिवाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये आपको याद रखने की इंतहाई जरूरी है कि थीटा को हम देखना है रोटेशन अबाउट zn-1, ठीक है। चेक करना है xn-1 और xn की डायरेक्शन, यानी कि जब आप रोटेशन अबाउट n-1 चेक कर रहे होंगे तो आपने इन दोनों को लाजमी देखना है कि ये किस तरह रोटेट हुए हैं, ये और ये है हमारे पास अल्फा अल्फा x n और चेक करें इन दोनों डायरेक्शन। अब इसमें कभी zn-1 आ रहा है, कभी xn आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी zn-1 आ रहा होगा, जब भी z आ रहा होगा तो उसके साथ n-1 ही है हमेशा, ठीक है। बात जहन में आ रही है, रोटेशन अबाउट zn-1, ठीक है। इसी तरह देखें ये अलोंग zn-1, तो z जब भी आएगा उसमें n-1 आएगा, ये जहन में रखने का। और x जहां पे आएगा उसके साथ n आएगा, ठीक है। ये पहले शॉर्टकट है इसको याद करने का, कि ये x जहां पे भी आएगा, ये देखें ये x जहां पे भी है उसके साथ n है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, अब ये देखें इस तरह ये अल्फा बना हुआ है, और ये हमारे पास एक तरह की x की जो है ना शेप बन रही है। कोई याद करने का तरीका, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसको मैंने खुद अपने लिए अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि ये डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये देखें क्रॉस है, तो ये एक x है, ये भी एक क्रॉस है, तो ये एक x है, इसको बस ध्यान में रखें, ये दोनों x है, यानी कि इन दोनों में x का कोई मसला होगा, x के अबाउट रोटेशन होगी या अलोंग x डायरेक्शन होगी, ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना, बाकी तो दोनों इवेंचुअली फिर जी ही होंगे ना, ठीक है। तो आपने ये लाजमी इन चीजों को देखना है। तो जब ये देखें रोटेशन अबाउट एक्स एन है, तो डायरेक्शन उन दोनों की डिफरेंट होगी। तो ये इस तरह जो हमने डायरेक्शन देखनी है वो फिर जेड की देखनी है। जब एक्स के अबाउट होगा तो डायरेक्शन जेड के अबाउट होगा, इस तरह जब जेड का होगा तो डायरेक्शन एक्स के अबाउट होगा। तो ये बस देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिस्कस करना है। तो ये जो है ना रूल्स, पैरामीटर डिक्लेरेशन जो है, इट्स इंपॉर्टेंट स्टेप, ये हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ दिस थिंग एक्चुअली मैटर्स। सही होगी बात। तो यहाँ तक जो है ना अभी लेक्चर हम क्लोज करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट में अभी जो है ना कल परसों तक इंशाल्लाह इसकी तो मैं एग्जांपल्स कराता हूँ, और फिर जो है ना इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। एग्जांपल होगी तो आपको समझ आएगी, एग्जांपल नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह इसको अभी देखते हैं, और आप यहाँ तक जो है ना रूल्स अंडरस्टैंड कर लें प्रॉपर, ठीक है, और ताकि जो है ना हमारे लिए रोबोटिक्स में चीज़ें आसान हो। तो अगला लेक्चर जो होगा वो टोटली एग्जांपल्स पे होगा इस स्कीम रोबोटिक्स की। ओके जी, ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।